नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है रोज़नामा इनकलाब में शाये अली ख़ान महमूदाबादी का मज़मून बउनवान जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल मशरिक़ वस्ता की सियासत को नया रुख दे सकता है। वो लिखते हैं कि बगदाद में अमरीकी हमले के ज़रिए जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल मशरिक़ वस्ता की सियासत को बुनियादी तौर पर नया रुख दे सकता है। इंतखाबात से पहले बैरूनी मुल्कों पर हमला करना मौजूदा हिंदुस्तानी सरकार का शेवा समझा जाता है, लेकिन अमेरिका में आज नहीं कई बरस से हुकूमतों ने हमलों के ज़रिए अपनी मकबूलियत बढ़ाने की कोशिश की है। 1980 में भी जब बिल क्लिंटन को बर्खास्त करने की इंक्वायरी चल रही थी और इंतखाबात दूर नहीं थे तो सोमालिया, अफ़गानिस्तान और इराक़ में हमले किए गए थे। आज अमेरिका में फिर इंतखाबात अनकरीब हैं और ट्रंप को बर्खास्त करने के लिए मुआख़ज़े की कार्रवाई जारी है। क्लिंटन के ज़माने में किए गए हमलों को रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे ट्रेंट लोट ने मशकूक करार दिया था और आज भी अमेरिका में बैरिन संदस ने कहा कि बगदाद पर हवाई हमला बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। खैर, ऐसे मौक़े पर दाखिली सियासत तो होती ही है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों ने एक मरतबा नहीं बल्कि कई बार उसूल और क़वानीन को नज़रअंदाज करके दीगर ममालिक पर हमला किया। मौजूदा हुकूमत के मुताबिक ट्रंप ने कांग्रेस को बग़ैर बताए एक दूसरे मुल्क के सीनियर अफसर पर ऐसा जारे हमला किया। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी अमेरिकी जनरल को इस तरह से कत्ल किया जाए तो 24 घंटों के अंदर अमेरिकी हुकूमत क्या न करती। पिछले वर्ष ट्रंप की हुकूमत ने कानूनी तौर पर IRGC यानी पासदारान को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था और इसीलिए मीडिया और अमरीकी हुक्मरान कल के हमले को ईरान के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमला एक दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ था। लेकिन पासदारान ईरानी फ़ौज के जुज़ थे। अगर ईरानी रहनुमा अमरीकी हमले को एक दहशतगर्द हमला कहें तो मंतिकी एतबार से उसमें क्या गलत होगा। खैर, नुक्ताचीनी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ट्रंप साहब तो एक बिल्डर हैं और बाद में पैसे और कानून की फ़िक्र करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सियासत आज नहीं बल्कि बरसों से बहुत पेचीदा रही है, लेकिन बाद दुश्मनियाँ नहीं बदली। आज अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात बहुत गहरे हो चुके हैं। इन तीनों मुल्कों का हरीफ ईरान है। बहुत दिनों से लोगों का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का असर कम हो रहा है, लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करके अमेरिका ने एक बार फिर अपनी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा किया है। लेकिन अल-कुद्स ब्रिगेड के इस जनरल के कत्ल का बदला लेने की तैयारी ईरान की शूरा हो चुकी है और अब बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और भी नाजुक हो गई है। रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे क्योंकि इन दोनों मुल्कों की भी मुखालिफत अमेरिका से है और मशरिक़ वस्ता में इसराइल, सऊदी अरब और चंद इमाराती ममालिक अमेरिका का ताउन करेंगे। जनरल कासिम सुलेमानी की जिम्मेदारी इन तमाम फ़ौजी ऑपरेशन के लिए थी जो बैरून मुल्क के लिए की जाती हैं। चुनांचे उनका दखल इराक़, शाम, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और दीगर मुल्कों में था और ईरान के ज़ेर असर मुसल्लह ग्रोह इन तमाम मुल्कों में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हीं ग्रोह के ज़रिए ईरान अमेरिका से इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि हमले फ़कत अमेरिका में हों, बल्कि उन तमाम जगहों पर हो सकते हैं जहां अमेरिकी फ़ौज मौजूद है। इसके अलावा हमला होने का इम्कान उन मुल्कों में भी होगा जो अमेरिका का ताउन कर रहे हैं, यानी इसराइल और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ और ईरान ने बदला लिया तो मुमकिन है कि ये इलाक़ाई और उसके बाद फिर आलमी जंग में तब्दील हो जाए। इसराइल और सऊदी अरब हुकूमतें खुद गर्जी में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग चाहेंगी। आपको याद होगा कि नेतन्याहू अक्सर अपनी तकरीरों में इस्लामिक स्टेट और जमहूरिया इस्लामी का जिक्र साथ साथ करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ी में दोनों में लफ्ज़ इस्लामी आता है। ऐसा तो नहीं है कि नेतन्याहू ये नहीं जानते कि दाइश के दहशतगर्द बुनियादी तौर पर ईरान क्या तमाम मुसलमानों के दुश्मन हैं जो उनके नज़रियों से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। अजीब बात है कि आज उसी कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया जिसके बग़ैर दाइश को इराक़ में रुकना मुहाल था। इसके बावजूद सऊदी अरब भी मशरिक़ वस्ता में बदलते मसलकी और मजहबी तशद्दुद का ज़िम्मेदार ईरान को ही करार देता है। अपनी मुल्की मसलहत के तहत सऊदियों की यह नादानी है कि वह सुन्नी शिया इख्तिलाफ की बात करते हैं, क्योंकि जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब भी निशाने पर आएगा। मुसलमानों की बदबख्ती है कि वो आपस के नज़रियाती इख्तिलाफ ही में इतना उलझ गए हैं कि वो ये भूल गए कि गैरों के लिए वो सब मुसलमान ही हैं, ख्वाह वो देवबंदी हों, बरेलवी हों, शिया हों, सुन्नी हों, सल्फ़ी हों या सूफ़ी। इराक़, यमन, शाम, लीबिया और अफ़गानिस्तान में नाकाम होने के बाद शायद अमेरिका एक और जंग छेड़ने की फ़िराक में है, लेकिन उससे क्या हासिल होगा।
علی خان لکھتے ہیں کہ امریکہ کی بالادستی کا نتیجہ ہندوستان پر بھی اثر کرے گا، گو کہ اب بی جے پی کی حکومت کی وجہ سے ہندوستان کی اسرائیل سے زیادہ قرابت ہو گئی ہے۔ تجارت اور دفاعی صنعت کے علاوہ نظریاتی اتفاق کی وجہ سے یہ رغبت بڑھی ہے۔ صہیونی ہندوتوادی تنظیموں کے مطابق اسرائیل اور ہندوستان کی سرزمین پر یہودی اور ہندوؤں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ ملک اور اس کا جغرافیہ مقدس ہے۔ کچھ برسوں پہلے تک ہندوستان کے روابط ایران اور اسرائیل دونوں سے تھے، لیکن اب اسرائیلی تعلقات حاوی ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ایران کا شمار ایشیا کے ان ملکوں میں ہوگا جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ایران کے قدرتی وسائل یعنی تیل اور گیس آنے والے دنوں میں سب کی ضرورت بنے گا، اور آج ہم کو اپنے صدیوں پرانے رشتے اتنی آسانی سے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انہی قدرتی وسائل کے لیے ایران کے خلاف آج نہیں برسوں سے استعماری طاقتیں سازشیں رچ رہی ہیں۔ امریکیوں اور اسرائیلیوں کی یہ نادانی ہوگی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سقوط حکومت صدام کی طرح ایران حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اگر جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کا اثر دور دور تک محسوس ہوگا۔